साथियों, आज हमारे साथ एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो समाज के लिए कई सालों से काम करते आ रहे हैं और समाज के उद्धार के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए और पूरे देश में घूम घूम कर इन्होंने काम किया है। आज हम इनसे बात करेंगे। ये हैं विजेंद्र कसाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, अपना समय देने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये हमारे वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो पूरे देश में, मैंने जैसे आपको कहा, आज घूम घूम कर काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आज ये हमारे विशेष मेहमान हैं हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए। आज हम इनसे ये राय जानना चाहेंगे कि आज के जो हालात देश में हैं, एक भयंकर परिस्थिति इस देश में बन चुकी है, इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। क्योंकि आज जो देश की स्थिति है वो लगभग ऐसी हो चुकी है कि पूरा देश धर्म में हो चुका है। अब उसको बनाया गया है या वो किसी साजिश के तहत है, तो इन चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे हमारे विजेंद्र कसाना साहब। तो मैं इनसे पहले ही पूछना चाहूँगा सर, देश के जो आज हालात हैं, तो आपने एक अभियान छेड़ा हुआ है देश के अंदर कि देश बचाओ और देश बनाओ, तो इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? देखिए, आज देश के किसी भी सेक्शंस को देखें, चाहे तो हम किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, माइनॉरिटी की बात करें, मेजॉरिटी की बात करें, हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, कोई सेक्शन ये नहीं कहेगा कि मैं खुश हूँ। जुमलेबाजी से मुल्क नहीं चलता। सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क में शिक्षा की क्वालिटी क्या है, हेल्थ की क्वालिटी क्या है, क्या शिक्षा और हेल्थ आम आदमी के आखिरी छोर के आदमी तक पहुंची? यदि इनका सबका जवाब नकारात्मक है तो फिर हम सही दिशा में नहीं हैं। अब सही दिशा में क्यों नहीं है, इस पे भी थोड़ी सी बात करें। एक तो आज तक ये चर्चा नहीं हुई कि जो सारी समस्याएं इस मुल्क में हैं, जैसे जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें या तो 2 पार्टी सिस्टम है, या चीन में आप जाएंगे तो अलग तरह का सिस्टम है, या दूसरे जो बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें भी 2 पार्टी सिस्टम है। भारत में कई चीज़ें हैं जो अब जिन पे क्वेश्चन मार्क लगने लगा है। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो दल है। मान लिया कोई दल है और वो दल जो है किसी कम्युनिटी को टिकट ना दे या किसी की अनदेखी कर दे, तो उसका तो लोकतंत्र से हिस्सा ही चला गया। जैसे अभी जो मौजूदा सरकार है वो इस देश के मुसलमानों को तवज्जो नहीं दे रही है, इसका मतलब उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सेदारी कहाँ चली गई? या कोई उसका दूसरे तरह से रूप आ जाए, कोई ज़्यादा तवज्जो दे या दिखावा ज़्यादा करे, तो इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। और उस विचार में हम ये समझते हैं कि जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये इस तरह ठीक नहीं है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं बहुत बड़ी, कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल के हमें इस देश की कौमों का लोकतंत्र बनाना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं घटनी चाहिए कि इस मुल्क की सारी कौमों को सत्ता में हिस्सेदारी मिले। इस पे आज तो कोई विचार हुआ नहीं। तो इस पे विचार कैसे शुरू करें? अब जैसे डॉक्टर अंबेडकर से शुरू करें, बोलते हैं कि साहब जातियों का विनाश हो। इस बात के हम भी पक्ष में हैं कि जातियों का विनाश हो, लेकिन जो कौम है, कौम का तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब कौम की बढ़ोतरी कैसे हो? जो कौम हैं उन कौमों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पहचान बने, उनकी हिस्सेदारी कायम हो और ये जो संविधान के अंदर इस चीज़ की मान्यता मिले। अब जैसे मान लिया जब देश आज़ाद हुआ तो करीब 1500 जातियाँ थी, अभी वो करीब 7000 के करीब आ गई हैं ओबीसी की, और बाकी को जोड़ें तो 10,000 के करीब हो जाएंगी। इससे ऐसा नहीं लगता कोई देश में षड्यंत्र है, ये देश जो है जाति बनाने की फैक्ट्री है। अब इसको कैसे ठीक करें? अब इस पर भी हम पहले इसी पे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। यदि हम लोगों ने आज़ादी के एकदम बाद ईमानदारी से काम किया होता तो 1951 में हमें जातियों की गिनती करके जातियों को कौम की तरफ मोड़ना चाहिए था। अब आप कहेंगे साहब जाति और कौम में क्या फ़र्क है? जाति कुछ कौम हैं और कुछ जातियां प्रोफेशनल भी हैं। जैसे आप कहें नाई कौम नहीं है, तेली कौम नहीं है, माली कौम नहीं है, ये जातियां हैं काम के आधार पे। लेकिन आप ये भी गौर करने की बात है, मान लिया इलाका कहीं जाट का है और वहाँ कोई नाई है, तो वो नाई चांद से या एलियन नहीं आया होगा। वो हो सकता है जाट कम्युनिटी का ही हिस्सा हो, जाट कौम का ही हिस्सा हो, या वो कुर्मी का इलाका है तो वो नाई कुर्मी कौम का ही हिस्सा होगा। कसाना साहब, कहीं ना कहीं इसमें ब्राह्मण का तो कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है?
देखिए, ये चीज़ तो समझ में सही से नहीं आती। यदि हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि ब्राह्मण ने आपको बांटा, तो आपको इकट्ठा होने से कौन रोकता है? सही बात कही। इस सारी व्यवस्था में हम सब जिम्मेदार हैं, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है, जो हमारा राजनीतिक पक्ष है, वो जिम्मेदार है। 1951 में बहुत चालाकी से नेहरू सरकार ने इस जातियों की गिनती को बंद किया। यदि जातियों की गिनती ईमानदारी से हुई होती तो उसके बाद हम कौम की तरफ चलते, क्योंकि हमारे उस विकास को वहीं रोक दिया गया, तो हम कौम की तरफ नहीं जा पाए। दूसरा इसमें जो दोष है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, उसका बहुत बड़ा दोष है। न्यायिक व्यवस्था में सीधे सीधे इतने मुकदमे आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में आए, लेकिन आज तक किसी जज ने ये नहीं कहा कि भाई इस मुकदमे को उठा के रख दो, 6 महीने की डेट लगाते हैं और आप नए डाटा लेके आइए। इस देश में जो भी जिद्दोजहद है वो सारे 1931 के डाटा पे है। तो यहाँ की जुडिशरी पे भी एक सवाल लगता है, यहाँ की सरकारों पे सवाल लगता है। आए दिन मुकदमे आते हैं और उन मुकदमों में आए दिन तमाशा होता है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता, सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट भी, कि भाई ये डाटा को अपडेट कर लीजिए। कोई डाटा देश का 1931 से लेके अभी 2020 आ गया, करीब करीब आपका सैकड़ों साल हो गया, उस सैकड़ों साल में आप डाटा को अपडेट नहीं करते। दूसरा सवाल एक और है कि जो इस संसद और हमारे जो सिस्टम है मुल्क का, उसमें अब वक्त आ गया है कि हम इन दलों को ख़त्म करें। मैं एक नई बात बोल रहा हूँ, इस दलीय व्यवस्था को ख़त्म करिए और हमें कौम के आधार पे हमारी सबकी गिनती हो, और गिनती खाली ओबीसी की ना हो, गिनती इस मुल्क में हर आदमी की हो। उस आदमी की गिनती के साथ जो और पैरामीटर हैं वो भी सब उजागर किए जाएं। माल किसके पास गया, संपत्ति किसके पास गई, खजाना किसके पास गया, नौकरियां किसके पास गई, राजदूत कौन बने, राज्यपाल कौन बने, मिनिस्टर कौन बने, कैबिनेट कौन बने। तो सर इसका पैमाना क्या होगा? इसका पैमाना सीधा सा है कि सरकारें जो आज हैं और इवन जो कांग्रेस भी रही, उनकी मंशा ये नहीं है कि सत्ता में भागीदारी सबकी कर दी जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे ये झगड़े सदा को ख़त्म हो जाएं कि मुसलमान मान लिया, अब फिर आप सवाल ये उठेगा कि धर्म के आधार पर, देखिए धर्म नहीं है। यदि कोई कौम अपने आप को कहती है कि मैं इस व्यवस्था को मानता हूँ, कोई भी कौम हो, तो उस कौम में हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं। आप कौमों की गिनती करिए और उस कौम को उसका हिस्सा दे दीजिए। उदाहरण के तौर पे मान लें जाट 2% है, जाट की संसद में 2% सीट फिक्स कर दीजिए। उसमें ये उनका काम है कि वो सिख हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, जो भी हैं, हम सारी कौमों में ही इस मुल्क में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, इनमें कोई एलियन नहीं है, ये सब हमारी कौम के हिस्से हैं। इसलिए नफ़रत की बात को हम ख़त्म करें। दूसरा, जो यहाँ की आरक्षण व्यवस्था है ये बिल्कुल गलत है, इसको बहुत देर हो गई है, इसको बदलने की आवश्यकता है। इसको हम समानुपातिक हिस्सेदारी की तरफ लेके कौम के आधार पर डिवाइड करके, और सबसे पहले संसद से शुरू करें। संसद में हर कौम की सीट फिक्स कर दें, और उस सीट में जो चुनाव होगा उस चुनाव को कांग्रेस बीजेपी नहीं करेगी। कांग्रेस बीजेपी हर कौम के सबसे मूर्ख आदमी को टिकट देती है, वो 5 साल तक संसद में आंखें और मुंह बंद करके बैठा रहता है, कौम की बात नहीं करता, वो अपने दल की बात करता है। इसलिए हमें वो लोग चाहिए, वो लीडर चाहिए जो कौम की बात करें, दलों को ख़त्म करना चाहिए। तो किसान साहब, इस आधार से जैसे भी आपने कहा है, तो इससे तो लगता है कि कई हज़ार हमें जो है सांसद बुलाने पड़ेंगे फिर तो। क्या आज तो 700 के आसपास है राज्यसभा और लोकसभा में, पर जैसे आपने कौम के आधार पर कहा है तो उसमें तो हज़ारों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने पड़ेंगे हमें। नहीं, पार्लियामेंट की सीट तो बढ़ानी चाहिए। चीन में हमारे करीब करीब आबादी चीन की है, वहाँ करीब 2500 सांसद हैं। यही एक गड़बड़ इस देश में है कि हमें सांसदों की संख्या, मैं बहुत साल से इस बात को कहता रहा हूँ कि सांसदों की संख्या हमें 2500 करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, जो कौम का कंसेप्ट है, जातियाँ तो 8-10 हज़ार हो सकती हैं, कौम तो इस मुल्क में 50 से ज़्यादा है ही नहीं। मगर सर, जैसे अभी 700 मेंबर पार्लियामेंट का बोझा डायरेक्ट अगर कल को 2500 बन जाते हैं तो उसका भी सारा खर्चा जो जनता पर टैक्स पे लाद दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल बोझा नहीं है, उसको भी हम समझें। इस मुल्क में बहुत जल्दी समझदार लोग राजनीति में आगे आएँ और इस मुल्क में 100 राज्य का गठन करें, और हमने इस पर स्टडी किया है, 1 भी रुपया एक्स्ट्रा आपका खर्च नहीं होगा 100 राज्य बनाने में। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना बड़ा हो कि वहाँ 100 MLA हों, और वो सुबह नाश्ता करके अपनी कार में चले और शाम तक अपना लंच कहीं बीच में करे और डिनर अपने घर जाके करे। इतने बड़े मुख्यमंत्री होने चाहिए, हेलीकॉप्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल, 100 MLA कहीं भी, आए दिन बड़े शहरों में, गाँव में हुक्के पे 100 लोग बैठ के पंचायत कर लेते हैं।
इवन जो जिलाधिकारी का ऑफिस है वहाँ भी 100 लोग बैठ के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक भी एक्स्ट्रा रुपया खर्च नहीं होगा। जहाँ उनका जो वेतन वगैरह होगा वो कैसे? नहीं, जितने आज हैं आप राज्य छोटे कर दीजिए, राज्य ही तो छोटे करने हैं, एमएलए तो उतने ही रहेंगे। जैसे मान लिया यूपी में 403 एमएलए हैं, हम तो कहते हैं 4 राज्य नहीं बनाओ, इसके 10 राज्य बनाओ। 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का राज्य नहीं होना चाहिए और एमएलओ की संख्या भी बढ़नी चाहिए। एक एमएलए 1 लाख पे और एक एमपी 5 लाख पे पूरे देश में एक यूनिवर्सल बात बननी चाहिए। और उसमें जो एमएलए बढ़ेंगे उस पर हम उसके खर्चे की बात करें। एक तो जिनकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, जो 500 करोड़ रुपया 1000 करोड़ रुपया अपनी उसमें दिखाते हैं एफिडेविट में, उनको पेंशन क्यों दी जाए, उनको भत्ते भी क्यों दिए जाएँ? ये सामाजिक सेवा है। यहाँ दिल्ली में सारे सांसदों के मकान ख़त्म करिए, इनको सबको भगाइए अपने अपने क्षेत्र में। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सांसद का घर हो, सरकारी घर हो, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। दिल्ली में उनका घर नहीं होना चाहिए। दिल्ली में एक कमरे का सेट उनको जितने दिन संसद चले वो रहें। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि उनके खाने की व्यवस्था बंद करो, उनका खाना गुरुद्वारे में या तो जाके खाओ या उनका खाना गुरुद्वारे से भिजवा दो। इस सारे पैसे को बंद करो। ये पूरा तमाशा, ये कोई हमारे मुल्क के नरेश नहीं है। ये दिल्ली में कोठियाँ रहेंगी, उनका काम क्षेत्र में काम करने का है। आपका कहने का मतलब ये कि ये जो हमारे एमपी एमएलए जो मिनिस्टर्स है ये एक सेवा के लिए आए हैं, मगर आज तो विलासिता का जीवन ये जी रहे हैं। नहीं, सारा बंद होना चाहिए, विलासिता बंद होनी चाहिए। देखिए, यदि नरेगा में जो गांव में जो स्कूल में खाना बनता है, कौन सा उसको खाना बोलते हैं, ये आपका जो है वो प्लान है जो गरीब बच्चों को बांटते हैं। जी जी, वो स्कूल में मिलता खाना, जी जी, वो खाना सांसदों को भी खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क के नौनिहाल हैं, कोई एरे गहरे नहीं हैं, कोई विदेश से नहीं आए, वो एलियन भी नहीं है। आंगनबाड़ी कहते हैं। आंगनबाड़ी और जो भी उसके जो खाना बोलते हैं, जो स्कूल में दलिया मिलता है, वो दलिया क्या सांसद खाएंगे? यदि आप उस खाने को नहीं खा सकते हैं तो वो आपके बालकों को भी नहीं मिलना चाहिए, उसका आप गौर करें। रामस्वरूप वर्मा जी एक बहुत बड़ी शख्सियत इस मुल्क में हुई हैं। उनको किसी प्रोग्राम में गए और 2 सब्जियां दे दी, वो एक सब्जी हटा दिया करते थे कटोरी, बोला मेरा मुल्क गरीब है, जब तक आम आदमी को 2 सब्जी नहीं मिलेंगी रामस्वरूप वर्मा 2 सब्जी नहीं खाएगा। ये नेता रहे इस तरह के। चौधरी साहब जब वो कहीं कानपुर में मीटिंग ले रहे थे और सरकार गिर गई यूपी की, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि अपनी कार ले जाइए, अब मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। उसने कहा साहब मैं लखनऊ तो छोड़ दूँ, कि नहीं बिल्कुल नहीं बैठूंगा सरकारी गाड़ी में, मुख्यमंत्री नहीं रहा। ये इस तरह के लोग इस मुल्क में रहे हैं। तो हमें इस विलासिता को और खर्चे को, तो मैंने जो अभी बात कही कि 2500 सांसद हमारे हो जाएं, उनके पेंशन बंद कर दीजिए, 5 करोड़ जो मिलता है उसको बंद कर, कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होगा इस पैसे में, और पैसा बच जाएगा जो अभी खर्च हो रहा है। आप जरा पूरे पार्लियामेंट के खर्चे को जोड़िए, इन सारी व्यवस्थाओं को देखिए, हम सब कमा के तो वहीं लगा रहे हैं पूरी सीधे सीधे। और इसमें कई आमूलचूल परिवर्तन और करें। कोई स्टेट है उसमें किसानों को आप 12 का बिजली का कनेक्शन देते हैं, आप वहाँ से सारा स्टाफ हटा दीजिए, मेंटेनेंस का स्टाफ छोड़ के, जो बाकी स्टाफ है उनके बिल फ्री कर दीजिए। आप औसत देखेंगे जितना उनका बिल का खर्चा है उसमें से आधा आपका कम हो गया स्टाफ रखने से। उनको VRS दे के भेज दीजिए और काम करें कुछ अपना, किसानों के बिल फ्री कर दीजिए। तो ये जो तामझाम आपने बना रखे हैं, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करें और सारे बदलाव आएँ। अगला सवाल, इसको सही करने के लिए जब तक इस मुल्क में एजुकेशन और हेल्थ को सरकारीकरण करके और सरकार के जिम्मे नहीं ले आते, हम ये कहते हैं 50% करप्शन मुल्क का उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हर कर्मचारी से लेकर ऑफिसर तक जो पैसे बटोरते हैं, चाहे रिश्वत से या कहीं से, वो इसलिए बटोरते हैं कि बच्चे का दाखिला मेडिकल में करवाना है, किसी का इंजीनियरिंग में कराना है, कहीं रिश्वत देनी है, वो सारे बंद हो जाएंगे। आप हेल्थ और एजुकेशन का सरकारीकरण करके उसको एक समान कर दीजिए। और जो आपके जिला के हॉस्पिटल हैं, वहाँ हार्ट के ऑपरेशन नहीं होते, ऐसा नहीं है कि उन डॉक्टरों को करने नहीं आते, वहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इस मुल्क की चिकित्सा व्यवस्था पे यहाँ के मक्कार कॉरपोरेट ने कब्जा कर लिया है। इसलिए सरकार की नीयत में भी खोट है और सरकार जानबूझ के वो बड़े हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन होंगे, वो ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होंगे। तो जब तक किसी मुल्क में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बड़े से बड़ा ऑपरेशन ना हो, इसका मतलब तो आप डॉक्टरों की काबिलियत पे सवाल उठाते हैं। ये बात तो खैर आपकी सही है कि जो हमारा एक चिकित्सा क्षेत्र था और एजुकेशन शिक्षा प्रणाली थी, ये पहले सेवा भाव से किया जाता था, मगर आज पूरी तरीके से कॉरपोरेट घरानों के स्कूल खुलने से, यूनिवर्सिटीज़ खुलने से या उनके मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनने से एक पूरी तरीके से प्रोफेशनल उसमें आ गया है। और यही वजह है कि लोग जो है आज चिकित्सा से और शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। चाहे सरकार कितना भी ढिंढोरा पीट ले, मगर ये दोनों क्षेत्रों में आज पूरे कॉरपोरेट जगत का एक वर्चस्व बन गया है, जो पूरे देश के
जो नागरिक है पूरी तरीके से उनको जो लूटा जा रहा है वहाँ पर जाकर। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मगर मैं आपसे ये जो आपने बात बताई बहुत अच्छी बात बताई, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जो भी आपने बीड़ा उठाया समाज के लिए, भारत के लिए, देश के लिए कि आओ देश बनाओ देश बचाओ, तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करने के लिए कहूँगा क्योंकि समय भी हमारे पास कम है और जो आपकी सोच है, जो विचारधारा इसके ऊपर है, वो कुछ आप हमसे शेयर कीजिए। देखिए 3 हमें बदलाव करने चाहिए। एक तो पूरी जो पावर केंद्रित हो गई है देश की सत्ता की, उसको हम विकेंद्रित कर दें, सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज में बदल दें। उसका पहला तरीका है कि हम स्वराज्य बनाएं। दूसरा तरीका यह है कि जो केंद्र की पावर हैं उनको हम स्टेट को दें। और तीसरा तरीका है कि स्टेट की पावर को भर्ती में खास तौर से जो सरकारी नौकरियां हैं वो ज़िले को दें। और ज़िले का जो जिला परिषद का चेयरमैन या मेयर जो शहर का होगा उसके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर को ले आएँ। एमपीज की पावर को कम करें, इन पावर को ज़िले के लेवल पे आप लेके आएँ तो एमपीज की ज़्यादा अहमियत नहीं रहेगी। और एमपी के जो उनकी संख्या को बढ़ाएं, उनको दिल्ली में ना रखा जाए, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा टाइम रखें। जब वो 2 महीने के लिए सत्र जब चले उनको एक कमरे का मकान दें, एक होटल में रखें और उनको वहाँ से भगाएं, केवल मंत्री वहाँ रहें। दूसरा जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हम बार बार इस बात को बोलते हैं, जैसे विदेश, आर्मी, रुपया, कम्युनिकेशन, जो इस तरह की चीज़ हैं उनको आप दिल्ली केंद्र के पास रखिए, बाकी चीज़ों को आप राज्य पे ले जाइए। और राज्य से भी जो ज़िले की पावर है उसको ज़्यादा मजबूत करिए। अमेरिका में आप देखेंगे तो ऐसा ही है। अब कोई सवाल उठाएगा साहब ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अच्छी चीज़ हमें किसी से भी ले लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो 3 सवाल निकल के आते हैं कि पूरी पावर को डिसेंट्रलाइज करिए, स्टेट छोटे करिए। दूसरा निकल के आते हैं दलों को ख़त्म करिए, एक नई व्यवस्था बनाइए। जो हमारी कौम है, कौमों के आधार पे आप जो है उनकी सीट विधायिका में पहले फिक्स करिए, सबसे पहले संसद से शुरू करिए। जब वो सीट फिक्स हो जाएंगी तो दलों को नहीं चुनना है आदमी। और ये जो इलेक्शन का पैसा है इसको हम 0 पे ले आएंगे, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। फिर मैं उदाहरण देता हूँ, मान लिया कुर्मी समाज की आबादी 3% है, तो उनके हो गए मान लिया 15 MP मेंबर पार्लियामेंट जो बनेंगे। उनसे कहिए भैया अपने 15 आदमी लेके आओ, क्योंकि इस देश में अभी जो दौर चल रहा है इलेक्शन कमीशन की गरिमा भी गिर गई है। यानी अधिसूचना जारी जब चुनाव की होती है तो उनकी दूसरी सूचना जारी हो जाती है, वो बिल्कुल अपना सर नीचे करके कोई काम करते नहीं हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर दीजिए, उनकी महत्ता केवल इतनी रहे कि जो कौम अपने आदमी तैयार करके भेजे उस पर मोहर लगा के दें, हाँ भाई हमने इनको स्वीकार कर लिया, ये आपके मेंबर पार्लियामेंट होंगे। चुनाव के खर्चे को 0 पे ले आइए और हर कौम के जिम्मे कर दीजिए, आप अपने बेहतरीन लोगों को संसद में भेजिए। इस व्यवस्था को बदलिए। 75 साल में ऐसी बहुत कौम इस मुल्क में है जिन्होंने इस देश की लोकसभा और विधानसभा के दरवाजे नहीं देखे। क्या उन कौम को आज़ादी नहीं आई? उन कौम की बात कौन करेगा? यदि आप बहुत ईमानदार हैं तो आप उस हर भारत की कौम की चर्चा करिए, उसकी बात करिए जो देश की संसद के दरवाजे के अंदर बैठाएं और अपनी उस पोशाक में बैठाएं। ये कहना भी गलत है कि मान लिया कोई कहे कि इस देश में काले लोग हैं, साहब हमें तो काले अच्छे नहीं लगते संसद में। देखिए जो जैसा समाज है उसके बीच के लोग ही आने चाहिए। यदि एक समाज की पूरी एक आंख खराब है, काना है, वो काना ही संसद में आए। इसलिए हम ये कहते हैं जो सायसी हैं, नट हैं, कंजर हैं, उनकी जो पोशाक हो उसी पोशाक में, उसी भाषा में उनके आदमी यहीं नहीं बैठे। हम तो ये यहाँ तक कहते हैं कि हर कौम का आदमी सुप्रीम कोर्ट में बैठे। यदि वो नाकाबिल है तो उसको चाहे कहीं स्पेशल व्यवस्था करके बैठाई जाए, लेकिन उसको इतना काबिल बनाइए कि बाकी कौम के साथ वो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठ सके। जब भी हम इसे आज़ादी कहेंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था सारी झूठ हैं। इसमें कुछ घरानों का कब्जा है, कुछ दलों का कब्जा है, पूंजीपतियों का कब्जा है, सबकी एक सांठगांठ है। वो इस लोकतंत्र को ठीक नहीं चलने देते, वही सब डंगा लगाते हैं। सरकार, अब यूपी का चुनाव है, कल यूपी की सरकार बदल जाएगी, एजुकेशन की पॉलिसी वही रहेगी, हेल्थ की वही रहेगी, एम्प्लॉयमेंट की वही रहेगी, आरक्षण की वही रहेगी, तो आप बदलेंगे क्या? ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। इस सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को सिस्टम से बदला जा सकता है। आदमी आते जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना मुझे कहना है। ये थे हमारे संग कसाना साहब, विजेंद्र कसाना जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील भी हैं और समाज सेवक भी हैं। तो बहुत अच्छे इनके विचार हैं, जिन्होंने भी कहा है कि देश के अंदर जो है किस तरीके से सरकार बननी चाहिए और कैसे इसके कार्य होने चाहिए और किस अनुपात में हमें कौम को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए संसद में। तो आगे मैं अपने दर्शकों पे छोड़ देता हूँ कि आप इनके बारे में, इनके विचारों से कितने इनसे सहमति रखते हैं। आप ज़रूर हमें बताइए। और कभी भी आपको इनसे कोई कांटेक्ट करना है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जो नंबर है या हमारे फेसबुक अकाउंट पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ज़रूर इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, क्योंकि ऐसी विभूतियाँ हमारे देश में बहुत कम है। हमें इनसे बैठकर चर्चा करनी चाहिए। जो भी इनके विचार हैं वो सही है या गलत है, ये मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूँ और दोबारा फिर इनसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना। यूएनए के लिए फिलिप क्रिस्टी।